तो उतल दर्पण का मतलब होता है, देखिए उतल, उठल, उभरल आ उभड़, इस तीनों चारों जो शब्द है ना, इस शब्द का एक ही मतलब है, इस प्रकार से उठा हुआ। हेलो नमस्कार, विद्या चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के पार्ट 2, जिसमें गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो गोलीय हो। सपोज कीजिए कि एक फुटबॉल है और वो फुटबॉल पूर्ण रूप से कांच का हो। ऐसा फुटबॉल जो पूर्ण रूप से कांच का हो, तो उस फुटबॉल को यदि हम इस प्रकार से काट के निकाल देंगे, तो इधर से हम पेंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेक्स, CANVEX, कन्वेक्स। और इसको बोलते हैं कनकेव, कनकेव, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। इन दोनों मिररों को, इन दर्पणों को, तो गोलीय दर्पण का अगर हम परिभाषा लिखेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का हो गोलीय हो। यहाँ पर लिखेंगे वह दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय हो, उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के गोलीय दर्पण। यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, कनकेव मिरर। ये दोनों दर्पण होते हैं। अब समझिए कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण क्या है तो उत्तल दर्पण का मतलब होता है, देखिए उतल, उठल, उभरल आ उभड़, इस तीनों चारों जो शब्द है ना, इस शब्द का एक ही मतलब है, इस प्रकार से उठा हुआ। जैसे कि इसको हम हटा देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर हटा देंगे इसको, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, है कि ना। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इस प्रकार से जब दर्पण होता है तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ पर जो वक्रता केंद्र जो होता है, यहाँ पर इसका इस C और इसके बीच में होता है F और यहाँ पर होता है P। इस प्रकार के दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, क्योंकि ये जो है ना, ये उठा हुआ है, इस प्रकार से, इस प्रकार से उठा हुआ है। तो उत्तल, उठल, उभरल आ उभड़, ये चारों शब्द जो है कि ना, इसका मतलब होता है उत्तल, है कि ना। अब होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, और मान लीजिए कि इस प्रकार से हो, ऐसे हम इधर से पेंट कर दे, एक दर्पण हो जो इधर से पेंट कर दे, तो इधर से इसका परावर्तक सतह हो जाएगा, प्रकाश का आवाज इसी प्रकार से इसी तरफ से लगा रहेगा। तो इस प्रकार को हम दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण, है कि ना। अब क्या करते हैं कि अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा लिखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है कि ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक नंबर ऐसे देखे, उत्तल, उत्तल दर्पण, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो, उठा हुआ, उठा हुआ या उभरा हुआ हो,
उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ब्रैकेट में लिख देंगे कनकेव, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। एग्जाम्पल हम अभी बता चुके हैं कि इस प्रकार से गोलीय दर्पण होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, जिसमें इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, है कि ना। अब लिखेंगे अवतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, कनकेव, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। इसको लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो या अवतल सतह हो, ठीक ना। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, या अवतल हो, अवतल हो, उस दर्पण को, उस दर्पण को अवतल, अवतल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं इसको कनकेव, कनकेव मिरर कहते हैं, मिरर कहते हैं। इसका जो फिगर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे दर्पण को जो इसका परावर्तक सतह, वह गोलीय दर्पण, देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ या अवतल सतह, इसी को बोलते हैं अवतल सतह। और एक शब्द होता है खाभड़, खाभड़ सतह भी बोलते हैं इसको, खाभड़ मतलब धंसा हुआ हो। उत्तल, उठल, उभरल, ये सब उत्तल का ही एक रूप है, उत्तल का ही इसका मतलब है होता है उत्तल, शुद्ध हिंदी में उत्तल बोलते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो दोनों दर्पणों का परिभाषा हो गया। अब हम इन दर्पणों से रिलेटेड है, इन दर्पणों से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ मुख्य पद है जो हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण के विभिन्न पद। तो देखिए गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, और इसमें क्या होता है ना कि इसमें होते हैं FPC, ये C को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसे C से सूचित करते हैं। और P को हम बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको हम P से सूचित करते हैं। और इसको बोलते हैं फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। ये एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष दोनों एक ही नाम है। तो पहले समझते हैं कि क्या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में वह काल्पनिक रेखा जिस पर वक्रता केंद्र, जो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाती है तथा बढ़ाए जाने पर दर्पण के ध्रुव P पर भी मिलती है और चाहे या गुजरती है, वैसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसके बाद जो होता है फिर ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के जिस बिंदु से, दर्पण के जिस बिंदु से प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजरती है वह बिंदु ध्रुव बोलते हैं उसे, ध्रुव, इसे हम प्रायः P से सूचित करते हैं। इसके बाद है वक्रता केंद्र, तो वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, समझिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को, केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम C से सूचित करते हैं। एक इसके बाद जो होता है, एक होता है वक्रता त्रिज्या जिसे हम R से सूचित करते हैं, R से, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता, वक्रता त्रिज्या, इसे हम त्रिज्या, इसे हम R से सूचित करते हैं। एक होता है फोकस दूरी, तो P और F के
फोकस दूरी, जिसे P और F के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम प्रायः स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो समझिए, पहले समझते हैं कि फोकस बिंदु क्या है। तो फोकस बिंदु का परिभाषा 3 तरह से होगा। पहले अगर पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस बिंदु क्या है, तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में आती हुई आपतित किरणें आप परावर्तन, चाहे परावर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। ये गोलीय दर्पण पूछेगा। तो यदि पूछ दिया गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु को परिभाषित करें, तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर गुजरती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और दूसरा पूछेगा कि अवतल दर्पण के फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। अब पूछेगा कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद परावर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। इसे हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। दोनों में कैपिटल F से ही सूचित करते हैं। ये 3 तरह से परिभाषा लिखा गया यदि फोकस बिंदु से पूछेगा तो, है कि ना। इसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहलाता है कि ना। दूसरा पूछेगा कि फोकस दूरी क्या है, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या के आधी को, वक्रता त्रिज्या के आधा को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्राय हम F से सूचित करते हैं, छोटकी स्मॉल f, ठीक ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसलिए इसका फॉर्मूला होता है F = R/2, इसका फॉर्मूला होता है। अब जितने भी कुछ हम लिख चुके हैं, इसको बारी बारी से ऐसा लिखने का प्रयत्न करेंगे, है कि ना। यदि आप इस फिगर को बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए, ताकि इसके प्रत्येक पद को हम परिभाषित करेंगे, एक एक पद को हम बोर्ड पे परिभाषित करेंगे। ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पोल। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के वह बिंदु गोलीय दर्पण पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजरता है, वह बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे प्रायः P से सूचित करते हैं। इसे प्रायः हम P से सूचित करते हैं, है कि ना। तो क्या हो गया कि ध्रुव गोलीय दर्पण पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजरता है, वह बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे प्रायः हम P से सूचित करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वह काल्पनिक रेखा, गोलीय दर्पण में वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु को मिलाता है, यानी C और F को मिलाता है, जिसे बढ़ाए जाने पर गोलीय दर्पण के P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या उससे होकर गुजरता है। ऐसे काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु
फोकस बिंदु, फोकस बिंदु और वक्रता, वक्रता केंद्र यानी सी को मिलाने वाली रेखा जो बढ़ाए जाने पर दर्पण के ध्रुव पर प्रतिच्छेद करती है। दर्पण के ध्रुव पर प्रतिच्छेद करती हैं, वह रेखा करती हैं उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष की परिभाषा, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु। एक्चुअली में 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक बनेगा गोलीय दर्पण की फोकस बिंदु, दूसरा बनेगा अवतल दर्पण के फोकस बिंदु और तीसरा बनेगा उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु। तीनों क्वेश्चन में माइनर थोड़ा सा अंतर है, उसको हम समझते हैं। पहले पूछे गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु, तो गोलीय दर्पण के तो इसमें लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में 2 या 2 से अधिक आने वाली आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। इसी बात को हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे पहले पिक्चर समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसमें होता है, यहाँ पर होता है P, यहाँ पर होगा F, यहाँ पर होगा C। जब आपतित किरण 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें आती है तो आने के बाद क्या होता है कि परावर्तन की क्रिया होता है, जहाँ से ये फोकस ले होकर गुजर जाती है। लेकिन यही क्रिया उत्तल दर्पण में कुछ इस प्रकार से होता है। जब उत्तल दर्पण में यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर P। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर आती है तो आने के बाद फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ से गुजर जाती है। फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पर यह आती हुई प्रतीत होती है, यह उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है और यह अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु क्या है, तो ये दोनों को सम्मिलित रूप लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें, 2 या 2 से अधिक आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। और फोकस बिंदु को हम प्रायः कैपिटल F से सूचित करते हैं, बड़की F से। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आती मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु
कहलाता है। फिर परावर्तन चिन्ह लिखेंगे, इसे एफ से सूचित करते हैं। एफ से सूचित करते हैं। ये हो गया गोलीय दर्पण की फोकस बिंदु। अब इसके बाद लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। अब इसके बाद लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें, दो या दो से अधिक आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु बोलते हैं। तो वही लिखेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर दो या दो से अधिक आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस बिंदु यानी एफ फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस बिंदु कहलाता है। फिर वही चीज लिख देंगे, इसे हम प्रायः एफ से सूचित करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे, इसे हम प्रायः एफ से सूचित करते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के फोकस बिंदु परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। सामने होता है। इतना बात लिख लेंगे। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु को परिभाषित करें। हालांकि मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण के फोकस बिंदु को परिभाषित करें, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर दो या दो से अधिक आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। इसे प्रायः हम एफ से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु परावर्तक पृष्ठ के जस्ट सामने होता है, ये लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु। तो चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु। अब देखिए, अब देखते हैं उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के क्रिया के बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल परावर्तन के क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे, जैसे अभी हम बताएं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण ये हो गया, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष, तो यहाँ पर होता है, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर P, यहाँ पर होगा C और यहाँ पर होगा F। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरण है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर सब आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है आती हुई आपतित किरणें क्या होती है कि फोकस बिंदु पर परावर्तन के क्रिया के बाद, तो यहाँ से परिवर्तन हो गया, फिर यहाँ से भी परिवर्तन हो गया, फिर यहाँ से परिवर्तन हो गया, फिर यहाँ से, तो परिवर्तन के क्रिया के बाद फोकस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर दो या दो से अधिक आती हुई आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दो या दो से अधिक आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। ये हो गया। इसे हम प्रायः एफ से सूचित करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, इसे हम प्रायः यहाँ पर लिखेंगे कि इसे हम प्रायः एफ से सूचित करते हैं यह प्रायः एफ से सूचित करते हैं उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। फोकस बिंदु पृष्ठ के पीछे होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु। जब एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु को परिभाषित करें, तो हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर दो या दो से अधिक आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। इसे हम प्रायः एफ से सूचित करते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। तो ये लिख देंगे। अब इसके बाद उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु हो गया। इसके बाद अगले पद पर चलते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। अर्थात वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसे प्रायः हम एफ से सूचित करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस चीज़ को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में ध्रुव यानी P, ध्रुव और फोकस बिंदु जिसे हम F बोलते हैं के बीच के दूरी फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात F इक्वल टू R बाई 2, F इक्वल टू R बाई 2 होता है। इसे हम F से
सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण के फोकस दूरी, अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। इस बात को नेक्स्ट हम दर्पण के चिन्ह परिपाटी में साबित करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। फिलहाल तो इसको हम परिभाषा में इंक्लूड कर देंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कर एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अर्थात वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना। F = R/2, इसे हम F से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसके बाद चलते हैं अगला पद की ओर। आइए आप समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, अभी बताया ना कि कांच का यदि फुटबॉल हो तो कांच का फुटबॉल होता है, उसके मध्य में एक पॉइंट होगा, वही पॉइंट को हम बीच में पॉइंट होगा, उस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये लिखेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र जिसे हम C से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित, इसको हटा दीजिए, C से सूचित करते हैं, इसे हम C से सूचित करते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र। तो देखिए आप समझते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है कि ना। इसे हम प्रायः कैपिटल R से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। इसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोलीय दर्पण के उसे त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। इसे R से सूचित
करते हैं अवतल। अब देखिए अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती हैं। फिर से सुन लीजिए, ये क्यों होती है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी इतना समझ लीजिए कि अवतल दर्पण इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर प्लस होता है माइनस प्लस माइनस। अवतल दर्पण ई होता है। अवतल दर्पण में जब हम इधर सब रहता है, इधर एफ रहेगा, इधर सी रहेगा, है कि ना, तो ई पूरा आर हो गया। तो अवतल दर्पण में इस कंडीशन में यदि रहता है तो अवतल दर्पण के फोकस त्रिज्या वक्रता त्रिज्या धनात्मक ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या का होता है धनात्मक होता है। फिर से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, तो हम लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी सी, यहाँ पर लिखेंगे सी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या होती है, सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, इसे हम आर से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। यह चिन्ह परिपाटी में हम समझेंगे नीचे ऑनलाइन, लेकिन इसको इंक्लूड कर देने पर थोड़ा प्रभावी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पद की ओर। अब ये समझते हैं कि गोलीय दर्पणों में किरण आरेख, ठीक है, गोलीय दर्पणों में किरण आरेख, यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पणों में किरण आरेख। जैसे हम लेते हैं पहले अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण में किरण आरेख एक नंबर में देंगे। पहले अवतल दर्पण में किरण आरेख, अवतल दर्पण में किरण आरेख, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का किरण आरेख, यहाँ P हो गया, यहाँ पर F हो गया और यहाँ पर C हो गया। पहली बात कि पहला कंडीशन है, एक नंबर कंडीशन, कि यदि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें कहाँ से, फोकस बिंदु से गुजर जाती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि यदि अवतल दर्पण में, ये हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर F और यहाँ पर हो गया C, तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरने वाली आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। दूसरा कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन मतलब पहला कंडीशन कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद कहाँ से गुजर जाती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, जबकि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा कंडीशन है, यहाँ पर ये हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर P आई F आई C, यह कंडीशन हो गया कि जब अवतल दर्पण में ध्रुव पर आती हुई आपतित किरणें मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है उतना ही डिग्री के कोण के साथ क्या होती है, वापस लौट जाती है। यह दूसरा कंडीशन, मतलब दोनों ये क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इसको I मानेंगे R तो I इक्वल टू R होता है, ये तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक है ना। चौथा कंडीशन है कि अवतल दर्पण में अभी अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया। अवतल दर्पण में ध्रुव से आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद पुनः अपने पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसी परिपाटी को, इसी गुण को हम इसी आरेख के उपयोग के माध्यम से
अवतल दर्पण के इसी आरेख के उपयोग के माध्यम से हम अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे। ये 4 गो प्रॉपर्टी है इसका। पहला प्रॉपर्टी है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद फोकस बिंदु से क्या होती है, गुजर जाती है। दूसरा कंडीशन है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा कंडीशन है कि अवतल दर्पण में ध्रुव पर आती हुई आपतित किरण परावर्तन की क्रिया के बाद पुनः एक अक्ष से उतना ही कोण के साथ क्या होती है, वापस लौट जाती है। चौथा कंडीशन है यहाँ पर इसका स्थिति, चौथा कंडीशन है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आती हुई आपतित किरणें परावर्तन की क्रिया के बाद पुनः अपने पथ पर वापस क्या होती है, लौट जाती है। इसी आरेख का उपयोग करके अब देखेंगे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। तो इस वीडियो में इतना ही हम छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम देखेंगे इस आरेख का उपयोग करके हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को देखेंगे, है कि ना। तो इसमें इतना ही छोड़ देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।